हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हमने द फैक्ट्रीज एक्ट शुरू किया था और आज हम हैं उसके सेकंड सेशन पे। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा कि भाई ये एक्ट कब लागू हुआ, इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत क्लॉजेस। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 7 से, दैट इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ठीक है, ऑक्यूपायर कौन होता है, किस किस पर्सन को ऑक्यूपायर कहा जा सकता है, ये सारा कुछ हमने इंटरप्रिटेशन में पढ़ लिया है। जिन्होंने इसको इतने डिटेल में नहीं समझा है बेटा, मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप फर्स्ट सेशन जाकर देखिए, तो इससे आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 7 शुरू करते हैं। सेक्शन 7 कह रहा है कि नोटिस बाय ऑक्यूपायर। देखो ऑक्यूपायर कौन है, ये तो हमको पता है कि ऑक्यूपायर वो पर्सन है जो कि या तो उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, किस किस पर्सन को कंसीडर किया जा सकता है ऑक्यूपायर, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब ये ऑक्यूपायर साहब हैं जो बेटा, वो अगर किसी प्रीमाइसिस को ऑक्यूपाई करते हैं एज अ फैक्ट्री, अपनी एक नई यूनिट खोलने के लिए, या फिर एक फैक्ट्री को वो एज अ प्रीमाइसिस अपने उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, द चीफ सॉरी 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 एक्चुअली मैं कुछ और पढ़ाई थी, तो ऐसा टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बल्कि चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, कहाँ हम इलेक्शन में आ गए। तो चीफ इंस्पेक्टर साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है, उनको क्या करना है कि 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, ये जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं उनको विद इन 15 डेज आपको कुछ ऐसे एक रिटन नोटिस देना है। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद अ रिटन नोटिस, जिसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाइड है। तो उसमें स्पेसिफाइड है द नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, जो भी नाम है और कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा नेम एंड ऑक्यूपायर, नेम एंड ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, सॉरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई जो ओनर है, बिल्डिंग के जो ओनर है, जो एरिया आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, उनको आपको यहाँ पे उनका भी नाम यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें डालनी पड़ेंगी, तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड। तो अगला पार्ट क्या है कि भाई जो एड्रेस है फैक्ट्री का, ठीक है, जो भी फैक्ट्री का एड्रेस है जो कि वहां पे मेंशन किया जाएगा, जिससे कि फैक्ट्री से कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि किस तरह की चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर, अगर वो पहले से एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, पहले कहीं और थी उसकी यूनिट, तो किस तरह का, किस नेचर का जो गुड्स है वो वहां पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो वो नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि पिछले 12 महीने से आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे और अगले एक साल भी आप क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जाएगा, तो और किया जाएगा द टोटल रेटेड पावर हाउस, कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना एनर्जी कंजम्पशन है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल रेटेड पावर हाउस जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, नेम ऑफ द मैनेजर, भाई मैनेजर साहब का यहाँ पे नाम भी मेंशन किया जाएगा कि भाई कौन है मैनेजर साहब, क्या मतलब क्या कहाँ पे हैं, और फिर उनका क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा। और भी कुछ, एनी अदर पर्टिकुलर एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अगर कुछ ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसके अलावा भी कुछ अगर मेंशन करने की जरूरत है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2, ये तो बेटा पार्ट 1 था आपका। ठीक है, कि क्या एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर कमिश्नर को, और वो 15 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न नोटिस में ये सारे पर्टिकुलर्स जो है वो मेंशन किए जाएंगे। चलिए इसका पार्ट 2 आते हैं। पार्ट 2 क्या है कि जो ऑक्यूपायर है, जो ऑक्यूपायर है बेटा, वो जब रिटर्न नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस जो कि इसके पार्ट 1 में हमने अभी देखा है, तो ये रिटर्न नोटिस जो है वो विद इन 30 डेज देना होगा, 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले से अगर हैं, तो उसके कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के 30 डेज के अंदर उनको ये नोटिस देना पड़ेगा, और अगर कुछ कोई नया ऑक्यूपाई कर रहा है तो फिर 15 दिन के अंदर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो एक साल में 180 डेज से कम होता है, 180 डेज से कम होता है, तो वो भी आपको जो चीफ
इंस्पेक्टर साहब हैं, जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं आपके, उनको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि भाई जो हमारी फैक्ट्री है वहां पे जो वर्किंग जो डेज हैं वो 180 से कम है, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंप्लायंसेस, हमने पहले भी पढ़ा है अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एंड ऑल, तो उसमें डेज काउंट होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको चीफ इंस्पेक्टर को ये मेंशन करना पड़ेगा कि दैट यस दिस इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे 180 से कम डेज वर्क किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है, इफ अ न्यू मैनेजर इज अपॉइंटेड, कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है तो 7 डेज के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी टू द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, यानी कि कुछ कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी फैक्ट्री अगर कुछ चल रही है तो उसका सारा डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो प्रॉपर कंप्लायंसेज हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना। उसके बाद फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी सर्टेन क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है जो कि एक फैक्ट्री को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है ना कि जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग इन इट, है ना, लेकिन जो वर्कर्स है बेटा वो वहां पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट थोड़ा बहुत, मतलब ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंफर्ट तो जरूरी है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल एकदम ऐसे कंडीशन में काम करना है, बस काम करना है, कंडीशन कैसा भी हो, ऐसा तो हम नहीं ना फोर्स कर सकते। तो इसीलिए क्या है कि ये सारे कंप्लायंसेस का फॉलो करना इसलिए भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसका पार्ट 5 क्या कहता है कि मान लेते हैं कि कंपनी का कोई ऑन पेपर मैनेजर नहीं है और कोई पर्सन है जो वहां का देख रेख करता है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि अगर कोई एक्टिंग पर्सन है, कोई एक्टिंग मैनेजर है, ठीक है, और वो क्या है कि वहां पे देख रेख कर रहा है, पर वो ऑन पेपर मैनेजर नहीं है, ही इज नॉट गेटिंग द सैलरी ऑफ अ मैनेजर, ही इज नॉट ही गेटिंग द पर्क्स बेनिफिट्स ऑफ अ मैनेजर, ठीक है, पर वो वहां पे देख रेख कर रहा है। ठीक है, मान लेते किसी के एब्सेंस में कर रहा है, तो उस पर्सन को डीम कर लिया जाएगा, डीम्ड टू बी अ मैनेजर। अगर कोई भी ऐसा इधर उधर होता है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो ऐसा डीम कर लिया जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ही मैनेजर है, और उस हिसाब से फिर उसको ट्राई किया जाएगा, उस हिसाब से उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा, अगर आपको मतलब कहीं पे भी अगर आप काम भी कर रहे हो तो जो आपका पोजीशन है तो स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऑन पेपर चीजें होती हैं तभी वो परमानेंट है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिर्फ इसलिए कि भाई हम मैनेजर बन जाएंगे बहुत पावर आ जाएगा, नहीं, आपको पावर आएगा अगर तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। लाइक व्हेन यू विल बिकम ऑन ऑफिसर, तो क्या होगा कि आपको अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा होगा, बट किसी भी XYZ व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पास बहुत पावर आ जाएगा, बिल्कुल मजे ही मजे होंगे, तो नहीं बेटा, पावर नो डाउट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ऐसे उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे, एंड दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है, वही जो एट्रीब्यूट है ना वो आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाएगा। तो डोंट जस्ट थिंक अबाउट कि भाई बहुत सारा पावर आ जाएगा, बहुत सारा हम बिल्कुल एकदम आराम से रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट योर कंफर्ट। व्हेन यू चूज टू बिकम ए पब्लिक सर्वेंट ना, तो फिर आपका कंफर्ट वहां पे खत्म हो चुका है, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड टू द पब्लिक, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, एंड व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू पब्लिक ना, तो यही है जॉब सेटिस्फैक्शन। और जब तक वो अंदर से वो ना होना कि मुझे वो वाली जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, तब तक फिर आप कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, कितना भी अचीव कर लो, उसका कोई मतलब वो आपको कभी भी वो कंटेंटेड फील नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज हैव दैट फील कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी अगर एक्टिंग मैनेजर है तो उसके पास ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, और इस चीज को ये एक्ट जो है वो डिनोट करता है कि अगर कोई एक्टिंग मैनेजर है तो उसको मान लिया जाएगा कि भाई वही आपका वहां का मैनेजर है। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम सेक्शन 7A पर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 पढ़े थे। सेक्शन 7 के बेटा 5 पार्ट थे। ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट सेक्शन 7। अब आते हैं हम सेक्शन 8 पर, सेक्शन 7A पर। 7A क्या कह रहा है, जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, जो हमारे ऑक्यूपायर साहब हैं उनकी क्या क्या जनरल ड्यूटी है और क्या क्या जो है वो स्पेसिफिक ड्यूटी है। तो देखो, हर ऑक्यूपायर जो कि एक इंडस्ट्री चला रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जो हो वो जितने भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल ना, राइट। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्यूपायर साहब हैं इनके पास क्या है, इनके पास ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी ड्यूटी है कि सबके हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, पार्ट 1 कहता है कि सबके हेल्थ का ध्यान रखना, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ठीक है, सबके वेलफेयर का ध्यान रखना, ये जो है ये हमारे ऑक्यूपायर साहब की ये ड्यूटी है। ठीक है, पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 क्या कहता है कि पार्ट 2 स्पेसिफाई बताता है, ये तो हो गया जनरल,
कि आपके हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इन चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो भाई आपको मेंटेनेंस करानी है प्लांट्स की, ठीक है, और जो भी सिस्टम्स हैं ताकि वो सेफ हो, विदाउट रिस्क हो, है ना, बिल्कुल सेफली काम करे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या काम करना है, आपको सेफ्टी इंश्योर करनी है, सेफ्टी और एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिस्क, एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिस्क, आपको सेफ्टी इंश्योर करनी है, एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिस्क इंश्योर करना है ना, ताकि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज में अगर कोई रिस्क है तो उसमें क्या 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 एडिक्वेट मेजर्स है सेफ्टी की, वो सारा कुछ आपको इंश्योर करना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग है, सुपरविजन है जो जरूरी है, ठीक है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है, ठीक, या फिर कोई ट्रेनिंग है, ठीक है, या फिर कोई आपकी सुपरविजन है जो कि उस पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, ठीक है, वहां के वर्कर्स के लिए जरूरी है, तो वो टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट कराना, उस टाइम टू टाइम उसको कंडक्ट करना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब आपकी नहीं, मतलब जो भी ऑक्यूपायर साहब है उनकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल टूटा फूटा जा रहा है ना, किसी को भी रिस्क हो सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मतलब बड़े बड़े मशीन्स चल रहे हैं, फिर भी वहां पे क्या है कि मजबूत नहीं है चीजें, तो जो भी मेंटेनेंस का प्रोसेस होगा ना, मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस, ठीक है, तो कि वहां पे लोग जो है वो बिना रिस्क के काम कर सके, वो भी इनकी नेसेसिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मॉनिटरिंग, इतना सब कुछ आपने कर लिया, वेल एंड गुड, पर एक बार ऐसे करके सो नहीं जाना है, मतलब कि अरे चलो कर लिया ना, अब 5 साल तो फुर्सत है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम देखते रहना है, क्योंकि आप क्या ऑक्यूपायर हो वहां के, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, इस चीज को भी देखना है, तो टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर भी करना है, ये भी जो जनरल ड्यूटी है ऑक्यूपायर की। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 7B में। ठीक है, ये क्या था, ये जो जनरल ड्यूटी थी ये वर्क प्लेस से रिलेटेड था, कि मतलब वहां पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जनरल ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, अभी हमने ऑक्यूपायर का पढ़ा, जो उसने उस प्रीमाइसेस को ले रखा है। अब है जनरल ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स की जनरल ड्यूटी क्या है कि जो भी अगर कुछ सामान वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी आर्टिकल डिजाइन हुई है, जो भी आर्टिकल कंस्ट्रक्ट हुई है, वो क्या हो, वो सेफ हो और विदाउट रिस्क हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रीमाइसेस की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी गुड्स आप बना रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सेफ हो और बिना किसी रिस्क के हो। ठीक है, ये आपकी पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि कोई भी टेस्ट या एग्जामिनेशन जो कि जरूरी है ना, प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना या ना कि प्रॉपर है कि नहीं है, जो भी टेस्ट या एग्जामिनेशन हो जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी टेस्ट एग्जामिनेशन जरूरी है वो कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए पार्ट 3 इसका क्या कहता है कि आपको एडिक्वेट सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए। एडिक्वेट सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए, किससे रिलेटेड लेने चाहिए भाई, तो आपको एडिक्वेट सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए रिगार्डिंग द यूज ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, देखते हो आप जब कोई चीज खरीद के लाते हो, कोई छोटी सी भी मशीन खरीद के लाते हो, तो उसमें एक ऐसा पर्चा होता है, इसमें वार्निंग लिखा होता है ना, स्टेप्स, हाउ टू यूज, ये सब लिखा रहता है। तो यूज ऑफ द आर्टिकल, ये भी क्या, ये कंप्लायंस है, फैक्ट्री एक्ट का कंप्लायंस है कि आपको वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई ये जो छोटा सा भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें अगर एक छोटी सी भी कोई चीज लगी हुई है जिससे कि नुकसान हो सकता है अगर प्रॉपरली यूज नहीं किया गया, तो उसको कैसे यूज करना है उस आर्टिकल को, ये चीज भी वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है कि भाई इसका यूजेज, ठीक है, यूज ऑफ द आर्टिकल, मतलब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ये मेंशन करना पड़ेगा, फिर यूजेज के किन किन चीजों में इसको यूज करना है, किन किन चीजों में यूज नहीं करना है। इवन वी टेक अ परफ्यूम बॉटल ना, तो उसमें भी आप देखोगे कि ऐसा वार्निंग साइन होगा कि कैसे आप इसको नहीं यूज करोगे, तो होता है कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत जनरल सी चीज है लेकिन उससे नुकसान हो सकता है, तो ये चीज भी यहाँ पे उसके यूसेज के, ठीक है, फिर नेसेसरी कंडीशंस, क्या क्या उसको स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करना है ना, कहीं कहीं लिखा रहता है कि मतलब डू नॉट कीप इन सनलाइट, ऐसा लिखा रहता है कंडीशन। तो भाई क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो उस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर एक छोटी सी चीज जो है वो एक बहुत ज्यादा मतलब एक रिस्क फैक्टर क्रिएट कर सकती है, तो ये सारे सेफ्टी स्टेप्स भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज इंपोर्टेड,
if the product is said product is imported। तो अगर ये प्रोडक्ट बेटा इंपोर्टेड है उस केस में क्या किया जाएगा? तो ऐसा हो सकता है ना कि जो इंडियन लॉज हैं वो मे बी कि जो बाहर की कंट्रीज के लॉज हैं उससे कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ बाहर में कहीं पे कोई लीगल हो या फिर जहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो और इंडिया में वो चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो आर्टिकल है उसका सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए जो इंडिया में है। इंडिया में जो चीज़ें लीगल है उसी स्टैंडर्ड पे वो आर्टिकल भी होना चाहिए। अगर वो आर्टिकल उस स्टैंडर्ड पे नहीं होगा तो मतलब कि दैट विल नॉट मतलब इंडिया में सेल करना परमिसिबल नहीं है ना। नहीं तो ऐसे तो होगा कि हर कुछ जो इंडिया में ऐसा नहीं अलाउड है तो वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्री का ऐसे बता देंगे कि नहीं भाई यहाँ तो अलाउड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज अलाउड होगी मे बी। ठीक है, तो वो सेम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मतलब ऐसा स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि जैसे वो इंडिया में ही बना है और जो जो सेफ्टी पैरामीटर्स या जो सारे क्लॉजेस को इंडिया वाले मतलब इंडिया में फॉलो कर किया जाता है वही सारी चीजें वही वो प्रोडक्ट भी वो चीजें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल तो इंडिया में ही होगा ना बेटा, कंज्यूमर्स तो इंडिया के ही है। चलिए ये तो हो गया इसका पार्ट 1। ठीक है, 7B का आपका ये पार्ट 1 था। ठीक है, 1 ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा बेयर एक्ट लेकर चलिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है प्रोविजंस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो बेयर एक्ट होगा ना आपका तो आपको भी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो प्लीज 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 हैव अ बेयर एक्ट विथ यू। चलिए आते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा रिसर्च है, ठीक है, कोई रिसर्च आपको जरूरत है, R&D जो आपका होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब जरूरत है अगर आपके किसी प्रोडक्ट में, जिसके कारण की हेल्थ रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ रिस्क या फिर कोई और रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, कोई और रिस्क है जो कि या तो एलिमिनेट हो जाता है या तो रिड्यूस हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, इफ यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट और जिसके रिसर्च कुछ भी रिसर्च से या किसी भी R&D प्रोसेस से अगर आप उसके रिस्क को थोड़ा भी कम कर सकते हैं तो दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि वो इसको कंप्लीट करे। ठीक, चलिए पार्ट थर्ड क्या कहता है कि कोई भी अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन जो है ये नहीं कह रहा है कि बार बार आप टेस्ट करते रहो, बार बार एग्जामिन करते रहो, बार बार रिसर्च करते रहो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसे तो इंसान जिंदगी भर यही करता रहेगा। लेकिन अगर उससे क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब कि देखो ऐसा है कि एक ही रिसर्च आप बार बार कंडक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर उससे थोड़ा भी क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है तो फिर आपको वो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चौथा क्या है कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स को लिवरेज दी गई है। ठीक है, अभी तक क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारी ड्यूटी बताए कि भाई आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज दिया गया है कि ये सारी जितनी भी चीजें बात की गई है वो कहाँ तक एक्सटेंड होंगी बेटा, तो वो एक्सटेंड होंगी सिर्फ बिजनेस मैटर तक। यानी कि पर्सनल कैपेसिटी में वो अगर एम्प्लॉयर बोल रहे मैन्युफैक्चरर है, अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो वो बिजनेस जो उनका है, जो प्रोडक्शन है, उसमें ये सारे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, और ऐसी चीजों पे लेने हैं जो उनके कंट्रोल में है, विद इन हिज कंट्रोल। तो ऐसी चीजों में स्टेप लेने हैं जो कि उनके कंट्रोल में। अब कुछ ऐसा है मतलब मान लेते कि पता है कि भाई इतनी बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने शेड लगा लिए, प्रॉपर ड्रेनेज सब कुछ कर लिया, लेकिन अब पता चला कि भाई एक्सेप्शनल बारिश हो गई और बाढ़ ही आ गया। अब उस केस में क्या किया जाए? उस केस में क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाई नहीं आपको तो ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि एक्सेप्शनल ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो जो चीजें कंट्रोल में ही नहीं है उसका स्टेप कैसे मैन्युफैक्चरर लेगा? मतलब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हमारी फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हमें दूर का मतलब कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन अब ऐसा दूर का कुछ भी हो सकता है, तो अब इतने एक्सट्रीम जो चीजें हो सकती हैं अगर, तो उसका हम स्टेप तो ले नहीं सकते। तो जो भी कंट्रोल में है वो सारे स्टेप्स लेना मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू बेटा कि हम डायरेक्टली लेक्चर शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम लेक्चर जो है वो बहुत मतलब ऐसा पावर पैक्ड होता है कि मतलब भले वो आधे घंटे का है पर कंटेंट उसमें बहुत सारा होता है। तो बेटा यही तो हमारा मोटिव है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि यही तो हमारा मोटिव है कि आपको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो, ना कि क्योंकि मुझे आपसे बस आपकी प्रिपरेशन में तैयारी करवानी है। दिस इज द अल्टीमेट मोटो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो। अब जब प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा तो वहां पे फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा इजी पीजी वाला जो आपका एटीट्यूड है ना उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में डूबना पड़ेगा।
ठीक है। और जब आप सब्जेक्ट में बिल्कुल रम जाओगे ना कि हाँ भाई अब तो हमको इसको पढ़ना है, तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। यू विल बी लाइकिंग कंटेंट, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि हमको कंटेंट कहाँ पे हमको कंटेंट जो है वो प्रॉपरली हम उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। काम टाइम बिल्कुल कम है ना, बहुत सारा दिन नहीं है हमारे पास, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम अपना पूरा पावर फोकस्ड बिल्कुल रहते हैं ना, बिल्कुल फोकस्ड, वैसा फोकस्ड होके अपने बेयर आर्ट से सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 कहता है बेटा इंस्पेक्टर्स। ठीक है, इंस्पेक्टर्स तो हर उसमें आपने देखा होगा कि हर एक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। क्यों होता है? ताकि देखो जो अथॉरिटीज हैं वो तो अगर आप कंप्लेन लेके जाओगे तो हाँ दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, राइट। बट ग्राउंड लेवल पे हर चीज को इंस्पेक्ट करना, सीओ मोटो जा करके देखना कि भाई प्रॉपरली चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं बेटा दे आर वर्कर्स, तो उनके उनके में मतलब इतना नहीं होता कि भाई हम बिल्कुल रिस्क लेकर के और हम जा करके कंप्लेन करें, है ना। अगर हम सोशल ग्राउंड पे देखा जाए, अगर ग्राउंड लेवल पे चीजें की जाए तो वहां पे ये सारी चीजें हम ऐसा देख सकते हैं। इसलिए इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी वहां पे उतना ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उनको कौन अपॉइंट करता है ये मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने हर सेशन में इंस्पेक्टर, जब भी हमने कोई भी एक्ट खत्म किया तो उसमें इंस्पेक्टर साहब तो आए ही है। तो ये जो इंस्पेक्टर है बेटा इनको कौन अपॉइंट करेगा? द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट देम। कैसे? ऐसे ही बोल के नहीं भाई, तो वाया नोटिफिकेशन। कैसे अपॉइंट करेंगी? तो वाया नोटिफिकेशन करेंगी। नोटिफिकेशन कहाँ आएगा बेटा? तो ऑफिशियल गैजेट में आएगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट देम वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 1 है, ये सेक्शन 8 का पार्ट 1 है। चलिए आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजेट के थ्रू एक चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, दे कैन अपॉइंट अ चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कहा क्या किया गया है कि इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे जितना भी अगर एक की जरूरत है तो एक से ज्यादा की जरूरत है तो एक से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट। कौन अपॉइंट कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी चीफ इंस्पेक्टर साहब को। इनको भी कैसे अपॉइंट करेगी? वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है, चलिए अब देखिए सेक्शन 2A। सेक्शन 2A क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनके अलावा, देखो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया, चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया, उसके अलावा अगर उनको लगता है कि भाई चीफ इंस्पेक्टर का बर्डन बहुत ज्यादा है, वहां पे वो एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट काइंड ऑफ है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, तो उस केस में वो क्या कर सकती हैं? वहां पे वो ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं? डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो दे कैन अपॉइंट इवन डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे लोगों को ये क्या कर सकते हैं कि अपॉइंट कर सकते हैं, जैसा कि लगता है उनको कि हाँ भाई यहाँ पे और लोगों की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, चलिए पार्ट थर्ड इसका क्या कहता है? पार्ट थर्ड कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, नो पर्सन जो कि या तो फैक्ट्री से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मान लेते हैं कि मतलब मेरे फैमिली मेंबर की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर मेरा कुछ इंटरेस्ट हो गया, आई टुक सम शेयर्स, या कुछ मेरा ऐसा मोटो ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, कोई फैमिली टाइज बन गए, कोई फैमिली रिलेशन बन गया, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंटरेस्टेड इन द फैक्ट्री, इंटरेस्टेड इन अ फैक्ट्री, ठीक है, या तो वो उनके वहां के नेचर ऑफ बिजनेस से हो, या फिर हो सकता है कि भाई मतलब मेरे फैमिली में भी उस सेम नेचर ऑफ कंडक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक ट्रांजैक्शन के उससे अगर डील कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है उस फैक्ट्री में, उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर और डेप्यूटी इंस्पेक्टर एनी पोजीशन। ठीक है, उसको वहां पे उसके लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए पार्ट 4 क्या कहता है कि जो डीएम साहब है बेटा, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर भी होंगे। ही विल बी द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर होंगे जो कि चेक करेंगे फैक्ट्रीज को कि प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो और भी जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको एडिशनल इंस्पेक्टर की तरह वो वहां पे अपॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट विशेस कि भाई और भी जो इंस्पेक्टर और भी जो पब्लिक ऑफिसर्स है, कि एरिया बहुत बड़ा है दैट नीड्स प्रॉपर एडजुडिकेशन, तो वो क्या कर सकती हैं कि और भी एडिशनल इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो बेटा पूछ लीजिए। ठीक है, दो इट्स रेनिंग है, मुझे बताइएगा आपके यहाँ वैसे बारिश हो रही है कि नहीं, बिकॉज इट्स रेनिंग वेरी हैवीली बट ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी हाई, यू नो, मतलब इट्स वेरी हाई, बट देन अगेन आई हैव टू मेक वीडियोस फॉर यू, क्योंकि
I have to complete the syllabus within the stipulated time as promised. I promised you all. चलिए आते हैं सेक्शन 9 पे, पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स के पावर क्या है बेटा? तो पावर जो नॉर्मल जो सारे एक्ट्स में हमने पढ़े हैं ना, लगभग लगभग सेम है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द पावर्स जो है वो वही हैं कि भाई आप एंटर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, एंटर कर सकते हैं अपने असिस्टेंट्स के साथ, ठीक है, किसी भी एरिया में जहां उनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा लॉ ब्रेकेज हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वहां पे वो प्रॉपरली एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मेक एग्जामिनेशंस, एग्जामिन कर सकते हैं वो प्रेमाइसिस को, प्लांट को, मशीनरी को, आर्टिकल्स को, जितनी भी चीजें हैं उसको एग्जामिनेशन यानी उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायर कर सकते हैं, कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, कोई भी मिसहैप होता है, तो उसको इंक्वायर करने की जिम्मेदारी भी किनकी है, इनकी जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी है। अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे इंक्वायरी की जरूरत है तो वो वहां पे इंक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर है उसको अगर चाहें कि भाई हमको देखना है कि कितने वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, उनको क्या उनका वर्किंग कंडीशन है, किस नेचर का वर्क है, ये सारी चीजें भी अगर उनको देखनी है तो वो उनको राइट है कि वो वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, टेक कॉपीज ले सकते हैं, फोटो कॉपीज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड का या डॉक्यूमेंट का अगर चाहें तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर उसकी कॉपी जो है वो वहां पे ले सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं, मान लेते हैं फैक्ट्री का जो मेजरमेंट है प्रॉपर, ठीक है, फोटोग्राफ्स है एग्जामिनेशन के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि एग्जामिनेशन के लिए मेजरमेंट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो ये सारी चीजें भी वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डेंजरस आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी डेंजरस आर्टिकल है तो उसको डिसमेंटल करवाना, ठीक है, या फिर उसको टेस्ट करवाना, तो ये भी इनके पावर में आता है कि भाई अगर कोई आर्टिकल है ऐसा जो लगता है कि भाई ये आर्टिकल तो मतलब दैट इज अ थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सिक्योरिटी, जो वहां के वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके हेल्थ पे ये थ्रेट है, तो वो चाहे तो उसको डिसमेंटल भी करा सकते हैं और चाहे तो उसको सीज करा के उसको टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी एनी अदर पावर एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर कोई और पावर भी देती है तो वो भी इंस्पेक्टर साहब के पास रहता है, तो एनी अदर पावर एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोविजो है। प्रोविजो ये है कि अगर कोई बंदा है जो वहां पे वर्क कर रहा है और अगर उससे पूछताछ होती है तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। खैर ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, पर कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन करने के लिए, ठीक है, कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन करने के लिए अगर क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो उस केस में आपको उस क्वेश्चन का मतलब जो जिससे भी वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको उस क्वेश्चन की जवाब देना, अगर वो नहीं चाहता है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको जबरदस्ती ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ भाई आपको ये आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई गेस आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है बेटा, डू आस्क मी। थोड़ा सा लेंदी है ये जो एक्ट है ये थोड़ा सा लेंदी है, पेशेंस बना के रखोगे तो बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम सेक्शन 10 में। ये मोस्ट प्रोबेबली आज इस सेशन का लास्ट लेक्चर होगा, ये मतलब लास्ट सेक्शन होगा। उसके बाद 11 से हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पे हैं सर्टिफाइंग सर्जन्स। कौन है भाई सर्टिफाइंग सर्जन्स? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, वो चाहे तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छे क्वालिफाइड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको चाहे तो वो सर्टिफाइड सर्जन्स बना सकती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंप्लाइंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हेल्थ रिस्क, हेल्थ इशू, हेल्थ, ये तो सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा ना कि भाई इस चीज से हमको हेल्थ इशू है या इस चीज से हेल्थ का प्रॉब्लम है, ऐसा सिर्फ बोलने से तो हो नहीं जाएगा। देयर नीड टू बी प्रॉपर सर्टिफिकेशन, प्रॉपर ऐसा डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और इससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो कहाँ से आएंगी? वो आएंगी कब? जब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे, जो यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन है, वो अगर लिख कर देंगे कि हाँ भाई ये जो चीजें हैं, ये इसमें ये केमिकल कंटेंट है और इसके कारण ये नुकसान हो सकता है, दैट नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, है ना। इसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाइड सर्जन को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। ये पार्ट 1 है आपका। इसका पार्ट 2 कहता है कि जो सर्टिफाइड सर्जन है, जो आपके सर्टिफाइंग सर्जन है, मान ले बिजी हैं, ठीक है, होता है ना, डॉक्टर्स बहुत सारा टाइम बिजी होते हैं, तो वो अपनी जो ड्यूटी है वो डेलीगेट भी कर सकते हैं। डेलीगेट किसको करेंगे? किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को। कोई अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके नजर में, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो उसको डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए।
पर्टिकुलर टर्म के लिए, लेकिन फिर वही उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा प्रॉक्सी लगा रहे हैं कि भाई नहीं चलो आप हम नहीं है तो आप हमारा काम कर दो, नहीं, आपको स्टेट गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है कि हाँ भाई ठीक है, कोई आपको कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और आप उस पर्टिकुलर टेनर के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एक प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको वहां पे डेलीगेट कर सकते हैं अपनी ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे भी फिर इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि मेडिकल जो सर्टिफाइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो सर्टिफाइंग सर्जन है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फैक्ट्री से डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, नो पर्सन इंटरेस्टेड इन अ फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर जो चीफ इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, उसी तरह से वो सर्टिफाइंग सर्जन भी नहीं बन सकते कि नो पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि क्या है बेटा, इंटरेस्टेड है इन अ फैक्ट्री या वहां के नेचर ऑफ वर्क से, या फिर उनका कुछ पैसा पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कि वो सर्टिफाइंग सर्जन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ का इसका पार्ट 3 है। पार्ट 4 क्या कहता है कि ड्यूटीज क्या क्या है भाई, सर्टिफाइंग सर्जन साहब जो हैं उनकी ड्यूटी क्या क्या है, तो यंग पर्सन को एग्जामिन करना। अब यंग पर्सन कौन होता है, तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है ना, यंग पर्सन कौन होते हैं, चिल्ड्रन प्लस एडोलेसेंट इक्वल यंग पर्सन। तो ये जो यंग पर्सन है उनको एग्जामिन करने का काम किनका होगा भाई, तो ये आपके जो सर्टिफाइंग सर्जन होंगे उनका होगा कि कहीं उनको कोई हेल्थ हजार्ड तो नहीं हो रहा है, कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें करना। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा कि अगर कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन है, ठीक है, या फिर डेंजरस ऑक्यूपेशन है, तो हमको कैसे पता चला वो डेंजरस ऑक्यूपेशन है, तो वहां पे भी लोगों को, जितने भी, सिर्फ यंग नहीं सबको एग्जामिन करने का काम जो है वो किसका है, सर्टिफाइंग सर्जन का है। ठीक है, ठीक है, फिर मेडिकली सुपरवाइज करना, मेडिकल सुपरविजन देना, ये भी इनका काम है कि वहां पे मतलब कुछ हो रहा है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या चीजें नहीं करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारा मेडिकल सुपरविजन भी वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मान ले अचानक से ऐसा हुआ कि भाई बहुत लोग उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस कंडीशन में कि भाई क्या उनकी खुद की मिस्टेक थी या जो फैक्ट्री है उसकी मिस्टेक थी, यानी कॉज ऑफ इलनेस है, उसको भी सर्टिफाई करने का जो काम होता है वो किसका होता है, तो आपका ये होता है कि आपका जो सर्टिफाइंग सर्जन है उनका ये पूरा ड्यूटी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बार बार बोला गया है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बार बार बोला गया है कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो चाहिए, तो हमको कैसे पता कि भाई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्या ऐसे पैरामीटर दिया गया है, बिकॉज लॉ इज वेरी वेरी क्लियर। लॉ जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई कंटिजेंसी से चल रहा है कि बोल दिया बस, हर टर्म का एक प्रॉपर मतलब होता है। तो यहाँ पे इस क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है बेटा कि जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट है, ठीक है, जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट है उसमें उसके शेड्यूल्ड में मेंशन होना चाहिए कि जो डिग्री, मतलब कि इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट के शेड्यूल में जो डिग्रीज मेंशन है वो डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। ठीक है, अगर वो एमबीबीएस है तो ही विल बी he will, if he contains if he have a degree of MBBS, तो फिर वो qualified medical practitioner, मतलब जो भी mentioned है, ठीक है, that has been specified here। ठीक है, और जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है और जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट है उसमें जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल में कि दीज पीपल विल बी टर्म्ड एज क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वही यहाँ पे क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाएंगे। ठीक है, बिकॉज लॉ इज वेरी वेरी लिंक्ड, और आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 से, दैट इज क्लीनलीनेस। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेरी हो बेटा तो डू कनेक्ट टू अस, आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा कोई फैक्ट हो, कोई वैल्यू एडिशन हो, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।